मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ ने एक वैद्युत जनित्र की रचना की जो कि उच्च विभव 10⁶ विभव वोल्ट कोटि का उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, वान डे ग्राफ का उपयोग क्या है? उच्च विभव उत्पन्न करने में, जिसका उपयोग करते हैं हम कणों को त्वरण उत्पन्न करने के लिए, उच्च त्वरण उत्पन्न करने के लिए। ठीक है ना। तो इसका सिद्धांत दो घटनाओं पर आधारित होता है। पहला है किसी आवेशी चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है, और दूसरा खोखले चालक का आवेश उसकी बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। ठीक है, पहली घटना की बात कर लो। मान लो कोई गोलीय चालक है, माना r त्रिज्या के गोलीय चालक को q आवेश देने पर उसका विभव v हो जाता है। तब अगर v विभव हो उसका, जबकि उसका आवेश क्या हो, q और त्रिज्या हो, तो v क्या होगा? v = 1/4πε0 q/r। q का मान निकालेंगे यहाँ से 4πε0 rv। तो यहाँ से गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा = q/a। ठीक, q का मान उठा के यहाँ रख दिया हमने। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई। a का मान 4πr² है ही, 4πr², तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एक r बच जाएगा, ε0 v/r। तो यहाँ से पता चला है सिग्मा का मान है वो r के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। ठीक है, तो आवेशी चालक के पृष्ठ पर नुकीले सिरे होने के कारण, अगर नुकीला सिरा है तो r क्या हो जाएगा? वहाँ 0 हो जाएगा। तो सिग्मा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी को टेंड करेगा वहाँ। इसका मतलब सिग्मा का मान बहुत ज़्यादा हो गया, तो आवेश स्वतः ही बाहर की ओर जाने लगेगा नुकीले सिरे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा होगी। अतः उच्च आवेश घनत्व के कारण आवेश का क्षरण होगा, जिस कारण वायु के कण आवेशित होकर परस्पर प्रतिकर्षित होने लगते हैं। ठीक, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अतः उच्च आवेश घनत्व के कारण आवेश का क्षरण होगा, जिस कारण वायु के कण आवेशित होकर परस्पर प्रतिकर्षित होने लगते हैं, तथा पुनः ये नए कण आवेशित हो जाते हैं। इस प्रकार आवेशित कणों की एक धारा बन जाती है। माना दो सकेंद्रीय गोलीय चालक। ठीक है, अब दूसरे सिद्धांत पर आ गए। ये दो सकेंद्रीय गोलीय चालक ले लिए। ठीक, तो एक के अंदर वाले की त्रिज्या स्मॉल r, बाहर वाले की त्रिज्या कैपिटल R। इस गोले को a मान लिया, इस गोले को b मान लिया, बाहर वाले को। ठीक, और इन दोनों गोले को बाद में हमने तार से जोड़ दिया है। ठीक है ना। अब इसमें क्या करा है हमने? माना तो सकेंद्रीय गोलीय चालक a व b, जिनकी त्रिज्या क्रम से r स्मॉल r व कैपिटल R तथा इन पर आवेश क्रम से स्मॉल q व कैपिटल Q है। तब गोले a का विभव, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों गोलों का विभव निकालेंगे। ठीक है ना। अगर मान लो ये बाहरी वाला गोला नहीं होता तो गोले a का विभव क्या होता? सिर्फ इस पर पृष्ठ पर जो भी आवेश है उसके कारण गोले a पर विभव आता है। लेकिन अब गोला b भी है, तो गोले a पर जो विभव आएगा वो खुद के आवेश के कारण भी आएगा, और गोले b पर उत्पन्न आवेश के कारण भी a पर विभव आ जाएगा। तो दोनों के कारण a पर जो विभव उत्पन्न होगा वो ये है। तो पहले गोले a के कारण जो विभव आएगा Va = 1/4πε0 a पर जो आवेश है और बट्टे उसकी त्रिज्या q/r। ठीक है, ये a के कारण है। अब b के कारण a पर कितना बनेगा? प्लस कर देंगे उसे उसी के साथ। ठीक है, 1/4πε0 q/R। ठीक है, किसी भी गोले के अंदर क्या विभव होता है? उस पर उपस्थित आवेश, ठीक, और उसकी त्रिज्या। तो इस गोले के कारण इसके अंदर विभव निकाल लें, तो इस गोले का आवेश और इस गोले की त्रिज्या अंदर उतना ही होता है जितना कि पृष्ठ में होता है। ठीक, तो ये आ गया फॉर्मूला इसके लिए। दोनों को जोड़ दिया तो v आ गया। ऐसे गोले v पर विभव निकालेंगे। गोले v पर जो विभव आएगा वो उसके खुद के आवेश के कारण भी आएगा, और इसके ऊपर जो आवेश उसके कारण भी आएगा। तो 1/4πε0 इसका खुद का आवेश बटे इसकी पूरी त्रिज्या कैपिटल R। ठीक, प्लस अब इसके कारण कैपिटल R दूरी पर कितना विभव होगा वो निकालना है। तो 1/4πε0 q/R। ठीक, तो ये आ गया इसका फॉर्मूला। तो दोनों विभव आ गए। तो दोनों कोशों के बीच में कितना विभवांतर है दोनों को घटा देंगे हम। तो हमने दोनों के बीच विभवांतर निकाला VAB, यानी VA - VB निकाला। 1/4πε0 कॉमन वाली चीज़ें कॉमन ले ली, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई। ठीक, तो ये वैल्यू ये आ गई। यहाँ से Q को कॉमन ले लिया, तो ये VAB का मान आ गया 1/4πε0 q/R - 1/R। ठीक है, तो यहाँ से अब एक चीज़, जो स्मॉल r है वो तो हम जानते छोटा है कैपिटल R से। ठीक, तो 1/R का मान बड़ा हो जाएगा 1/R से।
ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों घटाओगे तो हमेशा धनात्मक ही आएगा। ठीक। तो इसका मतलब विभवांतर है वो धनात्मक होगा, वो डिपेंड करता है Q पर। अगर Q आवेश धनात्मक है, जो कि अंदर वाले गोले का आवेश है, अंदर वाले गोले का आवेश धनात्मक है, तो विभवांतर भी हमेशा धनात्मक होगा। विभवांतर धनात्मक होने का मतलब VA बड़ा होगा VB से। ठीक। अतः विभवांतर VAB कोस B के आवेश पर निर्भर नहीं करता। कोस B के, कहीं भी कैपिटल Q नहीं है, स्मॉल q है। ठीक है। तो बाहर वाले आवेश पर निर्भर नहीं करेगा, अंदर वाले आवेश पर निर्भर करेगा। तथा Q धनात्मक है तो VA माइनस VB क्या होगा, वो भी धनात्मक होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी VA ग्रेटर देन VB। अतः भीतरी कोश A हमेशा उच्च विभव पर रहता है। इससे पता चल रहा है कि VA पर जो विभव वो हमेशा क्या आ रहा है, VB से ज़्यादा है। जबकि ऐसा कब है, जब भीतरी वाले पर क्या हो, धनात्मक आवेश हो, यदि उस पर धनात्मक आवेश है। ठीक है। और आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, ये भी आप जानते हो। ठीक है। तो अगर इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो आवेश अंदर वाले गोले से बाहर वाले गोले की ओर जाएगा, क्योंकि अंदर वाले गोले का विभव ज़्यादा है। इससे इन दोनों कोषों को तार से संयोजित करने पर आवेश भीतरी कोष से बाहरी कोष की ओर ही जाएगा, जिससे बाहरी गोले का विभव बढ़ता जाएगा। जब भीतरी से बाहर की ओर आवेश जाने लगेगा और आवेश जितना ज़्यादा जाएगा उसका विभव बढ़ने लगेगा। ठीक है। और जब तक बढ़ेगा जब तक बराबर ना हो जाए। ठीक। लेकिन उसका भी विभव बढ़ेगा VB का, क्योंकि उस पर क्या हो रहा है, VB का मान देखो, आप देख सकते हो, इरा VB का मान क्या है, उसमें भी कैपिटल Q आ रहा है और कैपिटल Q बढ़ता जा रहा है, यानी VB भी बढ़ रहा है। ठीक। और VB में Q भी है और Q घट रहा है। ठीक है ना। तो ये घटता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। और VA में देखो, ये बढ़ रहा है, ये घटता जा रहा है। ठीक है ना। तो दोनों मान कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे। तो VA भी एक प्रकार से बढ़ रहा है और VB भी बढ़ रहा है। ठीक है। तो VB भी का मान इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि वो धीरे धीरे VA की ओर टेंड होता जा रहा है। VA भी बढ़ रहा है। ठीक। तो आते हैं इसी पे, जिससे इन दोनों कोषों को तार से संयोजित करने पर आवेश भीतरी कोष से बाहरी कोष की ओर ही जाएगा, जिससे बाहरी गोले का विभव बढ़ता जाएगा। और जब तक कि इसका विभव 10⁶ वोल्ट की कोटि का नहीं हो जाता। इसका क्या मतलब है, अर्थात जब तक यह वायु के क्षेत्र को ध्वस्त करने की सीमा तक नहीं पहुंच जाता। यही तो सिद्धांत है इस जनित्र का, यही वॉन डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत है। ठीक है ना। आते हैं इसकी रचना पर। इसकी रचना आपके सामने है, ये जो डायग्राम है ये इसकी रचना है। इसमें क्या करते हैं, ये जो धातु का एक गोला बनाया गया है। ठीक है। धातु का गोला है, S मान लिया। ठीक। इसमें दो कंधे हैं C2 और एक सिहरा C1। ठीक है। और दो रोलर हैं, ठीक, जो कि घूमते हैं। रोलर बोल सकते हो, घिरने बोल सकते हो, P1 P2। ठीक। इनको किसी मोटर की सहायता से घुमाया जाने वाला है और इन दोनों पर एक पट्टी चढ़े हुआ है, पट्टा चढ़ा हुआ है, या बेल्ट बोल सकते हो। ठीक। और ये दो स्तंभ है A और B, जिस पर ये गोला टिका होगा। ठीक। जो कंघा C है इसको DC हाई उच्च विभव वाले स्रोत से जोड़ दिया। ठीक। जिससे इस पर क्या होगा, विभव से आवेश आने लगेगा इस पर। ठीक है ना। तो वो आवेश यहाँ आयनों में बदल जाएगा, धारा दे देंगे जब। ठीक है ना। तो इसी को पढ़ते हैं रचना। अब इसमें धातु का एक बड़ा गोला S दो अचालक स्थिर स्तंभों A व B पर सधा होता है। इसमें एक बेल्ट है। ठीक है। इसके ऊपर बेल्ट लगा रखी है, पट्टा लगा रखा है, को P1 व P2 घिरनियों द्वारा एक विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है। इसमें निचला कंघा C1 ये है और एक ये है। ठीक। दो कंघे हैं। अति उच्च विभव वाले स्रोत से वह ऊपर कंघा C2 खोखले गोले S के आंतरिक पृष्ठ से जोड़ा रहता है। तो ये तो इससे जोड़ दिया उच्च विभव वाले स्रोत से, और ये जोड़ दिया गोले के आंतरिक सरफेस से। ठीक है ना। अभी आपने पढ़ा, नुकीले सिरे से तुरंत आवेश चला जाता है। ठीक। और दूसरा आपने पढ़ा कि अगर गोले के पृष्ठ में अंदर से कोई वायर जा रहा है तो अंदर वाले वायर से जो भी आवेश होगा तो वो तुरंत ही इस गोले के बाहर वाले गोले के पृष्ठ पर आ जाता है। ठीक। तो दोनों इन घटनाओं पर ही आधारित सिद्धांत थे। तो अब हमने क्या किया, कार्यविधि इसकी देखते हैं। तो कार्यविधि क्या है, जब कंघे C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है, यानी ये वाला इसको जैसे ही अति उच्च विभव देंगे तो ये नुकीले सिरे हैं, उनसे आवेश निकलेगा, आयनों में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। विभव दिया जाता है तो यह आयन उत्पन्न करने लगता है।
ये आयन कैसे होंगे, धनायन होते हैं। ये धनायन प्रतिकर्षण के कारण, जैसे ही धनायन उत्पन्न हुए फिर और उत्पन्न हुए फिर और उत्पन्न हुए, निकलते रहेंगे, तो उनमें प्रतिकर्षण होगा तो वो कंघे पर नहीं रुक पाएंगे, ठीक है। तो वो कहाँ आ जाते हैं, बेल्ट पर आ जाते हैं, के कारण बेल्ट पर चले जाते हैं। गतिमान बेल्ट, और बेल्ट क्या है, गतिमान है, गतिमान बेल्ट द्वारा ये आयन कंघे C2 पर पहुंच जाते हैं और वो उन्हें एकत्रित कर लेगा। ये धनावेश शीघ्र ही कंघे C2 द्वारा गोले S की बाहरी सतह पर आ जाते हैं, ठीक। तो डायग्राम में भी देख सकते हो होगा क्या, इससे जितना भी धनायन निकलेंगे वो सब बेल्ट के घूमने के कारण पट्टा ऊपर जाएगा, तो सारे धनायन ऊपर जाएंगे, C2 द्वारा वापस एकत्रित हो जाएंगे और किस पे चले जाएंगे, ठीक है, जो गोलाकार धातु है, गोलीय कोश है, चालक कोश है, कुछ भी कह सकते हो, उसकी बाहरी सतह पर एकत्रित हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक, बाहरी सतह पर आ जाते हैं। निरंतर धनावेश मिलने से गोले S का विभव अति उच्च हो जाता है, जिससे निकटवर्ती वायु परावैद्युत तीव्रता टूट जाती है, वायु की जो परावैद्युत तीव्रता है वो टूट जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा आवेश आने के कारण, तथा आवेश का निकटवर्ती वायु में क्षरण हो जाता है। धीरे धीरे जितना भी आवेश है वो वायु में क्षरण होने लगेगा, क्योंकि बहुत उच्च विभव हो गया। इस क्षरण को रोकने के लिए क्या करते हैं, जनित्र को भूसंपर्क कर दिया जाता है, यानी भूमि से जोड़ दिया जाता है, अर्थ कर देते हैं, तथा कर उच्च दाब पर वायु भरे टैंक में रखा जाता है, ठीक है, एक ऐसे टैंक में रखेंगे जिसमें वायु को बहुत अति उच्च दाब हो, ठीक। अब आते हैं इसके उपयोग पर, ठीक। तो इसका कोई जो उपयोग है वो वान डे ग्राफ जनित धन आवेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक, ये इसका उपयोग हो गया। तो ये ही एक लास्ट टॉपिक था थ्योरी में, ठीक। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो गया। जो आपके रहते हैं न्यूमेरिकल, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल और बता देता हूँ, बाकी सारे आपको खुद से ही करने हैं। आते हैं न्यूमेरिकल 60 पर। न्यूमेरिकल 60 में डायग्राम बना हुआ है, ठीक। ये कह रहे हैं कि संलग्न चित्र के अनुसार 3 संधारित्र परस्पर जोड़े गए हैं, बिंदु A और B के बीच विभवांतर 40 वोल्ट है। A और B के बीच में विभवांतर दे दिया हमें 40 वोल्ट। इन बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए। पहले तो तुल्य धारिता निकालने, तो आप देख सकते हो सीरीज में है, ये पैरेलल में, तो सीरीज में क्या होगा, 2 × 3 / 2 = 3, और फिर जो भी आएगा उसके साथ समांतर में वो 1 जोड़ देंगे, तो तुल्य धारिता आ जाएगी, ठीक। उसके बाद पूछा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। तो इस पर कितना आवेश है, इस पर कितना आवेश है, इस पर कितना आवेश निकालना है हमें। C तो पता चल गया, पूरे पे C पता है, पूरे पर विभव भी पता है, तो Q = CV, तो पूरे में कितना आवेश जा रहा है वो पता चल जाएगा। वो आवेश 2 भागों में बट गया, ठीक। अब इस पर कितना विभवांतर है, जो कि पूरे पे विभवांतर समांतर क्रम में समान रहते हैं, तो इस पर विभवांतर पता है, इस पर इसकी धारिता पता है, तो इसमें आवेश आ जाएगा, ठीक। उस आवेश का टोटल में से माइनस कर दोगे तो इस पे आवेश आ जाएगा, ठीक। तो ये ऐसा भी कर सकते हो, इसकी कुल धारिता निकाल के भी कर सकते हो। Q = CV से जैसे इस पर निकाला तो उस पर भी आवेश निकाल सकते हो। 60 क्वेश्चन आ रहे हैं इसी पे ही। तो हमने क्या किया, जो वैल्यू दे रखी है 40 वोल्ट दे रखी है, तो 2 और 3 का तुल्य धारिता निकाल ली, तो वो आ गया 6/5, 2 × 3/2 = 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक। 6/5 के साथ 1 ऐड कर दो तो परिपथ की तुल्य धारिता CAB क्या आएगा, 1 + 6/5 11/5 μF। तो एक आंसर तो ये हो गया। अब इस पर आवेश निकालना है, तो Q1 μF पर आवेश, Q = CV के ही अनुसार Q1 मान लिया इस पर आवेश, C1 इसकी धारिता, और इसके बीच में विभव जो कि हमें पता है VAB, दोनों के मान रखे 40 μC आ गया, ठीक, 40 μC है। अब पथ ACB में आवेश निकालना है आपको। ACB में ACB ये पथ ले लिया, इसमें कितना आवेश गया, क्यों ना हम टोटल आवेश निकाल लेते और इसमें जो आवेश गया वो घटा दो, तो इसमें आवेश गया वो आ जाएगा, ठीक। या फिर इसकी धारिता निकाल लो, Q = CV लगा दो वहाँ से। तो हमने क्या कर लिया, इसकी धारिता निकाल ली, पहला तो एक ये किया, तो वो C' मान लिया जो कि ये ही है 6/5 इन दोनों के लिए, तो 6/5 VAB हम जानते हैं 40, तो Q2 मान लिया उसे, तो इसको सॉल्व किया तो 48 μC, तो अतः 2 μF और 3 μF पर आवेश क्या आ गया 48 μC, ठीक। ये दिख गया 48 μC। इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि इसमें जो आवेश आता Q वो क्या होगा, टोटल आवेश में से अगर इस पे जो आवेश है वो घटा दो, टोटल आवेश मान लो ये Q2 है, Q2 = टोटल आवेश जो था QAB माइनस कर दो
ये जो गया आवेश जो कि है Q1 और QAB कितना है, QAB बराबर CB, Q बराबर CB से तो CAB VAB माइनस Q1 हमने निकाला 40 म्यू C। ठीक, CAB कितना है निकाल लिया हमने, ये रहा 11/5, VAB 40 माइनस 40। ठीक, तो 11/5 माइनस 1 बन गया, 40 कॉमन लेते ही तो ये 5 घटा दो इसमें, तो इसको घटाते 6/5 इंटू 48 म्यू C। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 48 म्यू C आ गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 69 पर। ठीक है, इसमें जो डायग्राम ए और बी दे रखे हैं, इन दोनों में आपको तुल्यधारिता निकालनी होगी। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 म्यू है, जबकि इसकी प्लेटों के बीच निर्वात है। तो प्लेटों के बीच निर्वात लिए अलग अलग तरीके से, प्लेटों के बीच के दो स्थान को दो पराविद्युतों की बराबर और मात्राओं से चित्र में प्रदर्शित दो विधियों से भरा जाता है। यदि उनके पराविद्युतांक 3 तथा 6 हो तो दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। तो इसकी कुल तुल्यधारिता निकालनी है, इसकी भी तुल्यधारिता निकालनी है, और अलग अलग तरीके से क्या कर दिया हमने, इसमें परावैद्युत भर दिया। ठीक, धारिता निकालनी है इन दोनों संधारित्रों की। तो मैंने डायग्राम जो बुक में दे रखा था उसको ऐसे दिखा दिया, ऐसे इसको कन्वर्ट कर दिया। एक प्रकार से देखा जाए तो दो संधारित्र बना दिए मैंने, ये बीच में से डिवाइड करके। ठीक, ऐसा करने से क्या होगा, प्लेट का जो क्षेत्रफल है A मान लिया और बीच की दूरी प्लेटों के बीच की दूरी D मान ली, तो क्षेत्रफल इसका आधा हो गया A/2, लेकिन दूरी तो D ही रहेगी दोनों में। ठीक, यहाँ भी दूरी D ही है। तो ये प्रकार से क्या हो गया, ये पहली प्लेट दोनों एक तरफ जुड़ गई, दूसरी प्लेट दोनों एक तरफ जुड़ गई। इसका मतलब ये तो समांतर में हो गई, तो इसको मैंने घुमा दिया, तो इस तरीके से दिखा दिया। तो क्या है, हमें C0 दिया है, वायु में उसकी धारिता है 2 म्यू F। C0 का मतलब ε0 A/D, माना प्लेटों के बीच की दूरी D, प्लेटों का क्षेत्रफल A है। तब अब हमें ये दिख रहा है, इसके धारिता हम निकाल सकते हैं, सीधे हम समांतर में जोड़ देंगे इनको। तो पहले K1 मान लो 3 और K2 मान लो 6, K1 3 और K2 6। तो C1 क्या होगा, K1 ε0 A/D फॉर्मूला लगा दो। तो इसके लिए निकालेंगे K1 ε0 A/2/D, ऐसे इसके लिए K2 ε0 A/2/D, A की जगह A/2 हो गया बस। अब आपको क्या करना है, बस सब चीज़ कॉमन ले लो, K1/2 ये एक साथ ले लो, ये C0 ही तो है, C0 ε0 A/D। तो C0 हम जानते हैं 2 म्यू F है, 2 म्यू F रखा, 2 रखा, K1 का मान भी रख देंगे 3, तो ये 3 म्यू F आ गया। ठीक, ऐसे ही K2 निकाल लेंगे और C2 निकाल लेंगे, K2/2 ε0 A/D। तो ये C0 हो गया, K2 का मान और C0 का मान दोनों का मान रखेंगे। ठीक, तो K2 का मान आ गया 6, तो ये 6 म्यू F हो जाएगा, 2 से तो कैंसिल हो गया 6 म्यू F। अब क्या है, समांतर में तो इनको जोड़ देंगे, जोड़ दिया तो अतः तुल्यधारिता C=C1 + C2, 6 + 3 9 म्यू F। तो ये आंसर आ गया इसका। अगर इस तरीके से कनेक्शन है तो इसका क्या करना है, इसके लिए फिर से ये यहाँ से कोई आवेश आएगा तो इधर से निकल के जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके बाद ये इससे कनेक्ट हो गया, तो उसको मैंने कुछ इस तरीके से दिखा दिया। तो देखा जाए तो A ही रहा प्लेटों पर। ठीक, लेकिन जो बीच की दूरी थी अब वो आधी हो गई, D/2। तो एक प्रकार से क्या है, ये पहली प्लेट इस संधारित्र की, फिर दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ गई, और इसकी दूसरी संधारित्र आगे की दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट आगे निकल गई। इसका मतलब ये तो सीरीज बन गया, इसको घुमा दिया, इस तरीके से दिखाया दे रहा है। तो ये A क्षेत्रफल होगी, इसके D/2 बीच की दूरी हुई, तो दूरियाँ बदल गई इनके बीच की। ठीक, अब दोनों के लिए हम निकाल लेंगे। तो ये K ε0 A/D फॉर्मूला लगाओ, तो K ε0 K तो इसका K1 मान लेंगे, ε0 A ही रहा, लेकिन D क्या हो गया, D/2। K1 ε0 A D/2 और K2 ε0 A D/2। ठीक, तो यहाँ से 2K1 ε0 A/D ये हो गया C0, ऐसे ये C0 पता है, K2 पता है, C0 पता है, K1 पता है, दोनों के मान रखेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, दोनों के मान रख दिए। तो एक का मान आ गया 12, एक का मान आ गया 24। ठीक, अब 12 और 24 क्या है सीरीज में, तो इनका सीरीज में निकाल लेंगे तो लगा जाता है 12 × 24/12 = 24। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 म्यू F। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी सब हम कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जो होमवर्क में न्यूमेरिकल दिए जाएंगे वो सारे में न्यूमेरिकल जितने भी रहेंगे वो सब आपको खुद से करने हैं। ओके।